तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत दिल दहला देने वाली गाथा सुनाएंगे। जो कहानी आपके घर भी हो सकती है, मेरे घर भी हो सकती है, हमारे आस पास अड़ोस पड़ोस में कभी भी ऐसी घटना हो सकती है। बहुत दुखी दिल से मैं आज का ये प्रोग्राम बना रहा हूँ और इसके साथ आपको कोई भी तस्वीर नहीं दिखा सकता। तस्वीरें हैं हमारे पास, अवेलेबल हैं, लेकिन दिखाने के काबिल नहीं है। मंज़र ऐसा है जो देखना नहीं चाहिए, सिर्फ समझना चाहिए। दिलो दिमाग से उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे साथ वाले घर में। और इस घटना से अड़ोसी पड़ोसी ही शर्मसार नहीं हुए, अपने रिश्तेदार, बच्चे वो शर्मसार नहीं हुए, बल्कि जो पुलिस के कर्मी वहाँ गए थे घटनास्थल पे, उन लोगों ने कल रात का खाना नहीं खाया। मेरी आज दिन भर उनसे बात होती रही है डिफरेंट इश्यूज़ पे। पहली बार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, एक सब इंस्पेक्टर बात करते करते फ़ोन पे रो पड़ा और वो कल छुट्टी लेके 15 दिन के लिए अपने गांव जा रहा है। क्या हुई ऐसी बात आप सुनिए और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपकी और मेरी घर घर की कहानी है। और इसको अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, ऐप्स ग्रुप में, हर जगह शेयर कीजिए ताकि इस तरह की घटना किसी और के साथ ना हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमारी दायित्व बनता है कि हम ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी बात करें। बताते हैं, मुंबई से ये दुखद घटना सामने आती। बोरीवली का एक इलाका है, बहुत पॉश लोकेलिटी है। बिजनेसमैन, बड़े बड़े हीरा मोती जवाहरात, सोना चांदी, उसके साथ जुड़े हुए बहुत लोग वहाँ रहते हैं। और मिक्स्ड पॉपुलेशन है, गुजराती, आसामी, बंगाली, महाराष्ट्रियन, पंजाबी, केरलाइट, साउथ इंडियन, सब मिला वहाँ रहते, सब पैसे वाले लोग। कोई घर बिल्डिंग में 2.5-3 करोड़ से कम का फ्लैट नहीं है। नौकर हैं, चाकर हैं, ड्राइवर हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पहुँचना, सिक्योरिटी है, CCTV कैमरा हैं, सब कुछ। उसके बाद भी ऐसी घटना होती है जिसका कोई संज्ञान नहीं लेता, और जब हो जाती है देखने के बाद सबके मुंह सर शर्म से नीचे झुक जाते हैं। कल शाम को कस्तूरबा नगर, बोरीवली इलाके का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे एक टेलीफोन आता है किसी का कि हमारे साथ वाले घर में से कुछ बड़ी दुर्गंध आ रही है, स्मेल आ रही है। अब पुलिस को जब ऐसा फ़ोन आता है तो उसको पहले ही पता लग जाता है कि कोई ना कोई सीरियस बात है। अब स्मेल कई बार गैस की आती है, कुछ अंदर जलने की, सड़ने की आती है, लेकिन पुलिस वाले पहुंचते हैं। यंग सब इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी, उसने अपना नाम देने से मना किया है। बोलता मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे नाम नहीं चाहिए। उसकी कहानी भी सुनाएंगे आपको। तो अपनी टीम लेके पहुंचता है और जहाँ जाता है तो उनको भी, पूरी पुलिस टीम को भी अपना मुंह बांधना पड़ता अपने रुमाल से, खुद से। कुछ लोगों के पास मास्क भी थी, वो पहनी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, नहीं खुला।
मैसेज भेजा गया लोकल फायर ब्रिगेड को, और फायर ब्रिगेड का टेंडर और उनके वर्कर इमीडिएटली आते हैं और आके दरवाज़ा तोड़ा जाता है, उसकी लकड़ी काट के। उस दिन जो ताला लगा हुआ था लॉक, उसको खोला जाता है। बड़ा मजबूत किस्म के दरवाजे थे, 2 दरवाजे थे, दोनों तोड़ने पड़े। और जब उसके दरवाजे खोले, अंदर जो नज़ारा, जो घटना का सीन देखा गया, उसमें एक बार सब को हिला के रख दिया। एक महिला, बड़ा घर है, 2 बेड लगे हुए हैं, एक बेड पे एक महिला की लाश पड़ी, बुरी तरह से खराब हुई। मतलब वो ऑफिसर का कहना था कि वो उस बॉडी को देख नहीं सका, जो उसकी हालत थी और जो स्मेल आ रही थी वहाँ से, वो अनबियरेबल थी। और उसके साथ की दूसरी कॉट पे, चारपाई पे, बेड पे एक अधमरा शख्स पड़ा था, जो देख रहा था, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह हिल रहा था, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी ये थी, औरत का तो पता लग गया कि जिंदा नहीं है, उस शख्स की हालत देख के इमीडिएटली उसको पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके गए, बागपती हॉस्पिटल। और उसके बाद एक टीम अपनी उस इन्वेस्टिगेशन में लगी। औरत की बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद जब पंचनामा होता है, उसके लिए जब लोगों को, पुलिस वालों को रोकना पड़ा, और जो अड़ोसियों पड़ोसियों से बात हुई, उसमें उस पंचनामे पे लिखने वाले सब इंस्पेक्टर के आंसू कई बार गिरे, दोबारा लिखना पड़ा पंचनामा। और उसने जो सवाल किए पड़ोसियों से, उस बिल्डिंग में रहने वालों से, सोसाइटी के चेयरमैन से, सेक्रेटरी से, कमेटी मेंबर से, वो भी सुन के, सवाल सुन के सबकी आंखें नीची हो गई। उसने पूछा कि ये हुआ कैसे? अगर आज जो इस लाश की जो हालत है वो कम से कम 3-4 दिन पहले की पड़ी होगी, उसके ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि अभी गर्मी इतनी नहीं थी, बहुत ज़बरदस्त बरसात पिछला पूरा हफ्ता मुंबई में होती रही है, और अंदर पंखा भी चल रहा था। हो सकता है ज़्यादा दिन भी हुए हों। और इतने दिन वो आदमी, उसका हस्बैंड, पति उस औरत का, वो साथ में इस हालत में है जो बोल नहीं सकता, किसी को बुला नहीं सकता कि मेरी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, आइए कुछ कीजिए। और जब उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बाद अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा गया कि इसकी हालत कैसे हुई, तो उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले इस आदमी को ब्रेन स्ट्रोक आया था। तब तक सब ठीक चल रहा था, मियाँ बीवी एक साथ अच्छे से रह रहे थे, अपना घर का सब काम करते थे, दाल सब्जी लाते थे, अपना खाना बनाते थे, खाते थे। एक नौकरानी भी हुआ करती थी जो कुछ महीनों से नहीं आ रही है। तो ब्रेन स्ट्रोक के बाद उस आदमी की आवाज़ बंद हो गई, सुनना बंद हो गया, और उसको पैरालिसिस ने घेर लिया। उसकी बॉडी काम करने से हट गई, वो लेटा रहता था, चल फिर नहीं सकता था। कुछ महीने तक वो नौकरानी आती रही, देखती रही, बीवी थी, ठीक थी, अपने पति का ख्याल रख लेती थी, नहला धुला देती थी, खाना खिला देती थी बना के। ये कुछ महीने पहले की बात है।
और जब पुलिस वाले ने कहा, जब आपको पता था इस शख्स की ये हालत है, पड़ोसियों से पूछा, आपने कभी इनके रिश्तेदारों को कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आपके बुज़ुर्ग माता पिता या भाई आपके जो भी लगते हैं उनकी ये हालत है, इनका कुछ ख्याल रखिए? किसी के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, मुंबई में किसी के पास समय नहीं है कि वो आपके बारे में सोचे। गांव खेड़े में, छोटे शहरों में एक घर में कोई मरीज हो तो पूरा मोहल्ला हाल चाल पूछने आता है, ख्याल रखता है। लेकिन मुंबई में दरवाज़ा बंद तो कोई आदमी खड़का के पूछता नहीं है कि भाई साहब आप कैसे हो, अंकल आंटी आप कैसे हो, कोई बॉदर नहीं करता। शायद इसी बात से ये मंजर देख के सब लोगों की ज़ुबान बंद थी। सब लोगों ने अपना मुंह ढका हुआ था, नाक ढका हुआ था। वो बॉडी जाने के बाद भी घर में से स्मेल आ रही थी, लेकिन लोग अपना मुंह ढक के दबी आवाज़ों में जो बातें कर रहे थे, रो भी रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं। किसी को पता नहीं था कि इनका कोई रिश्तेदार है तो कहाँ है। इतना दूर बताया गया कि इनकी एक बेटी हुआ करती थी, शादी के बाद वो एक आध बार आई और उसके बाद आई नहीं। कोई वहाँ पे मोबाइल फ़ोन नहीं है, कोई लैंडलाइन नंबर नहीं है। वो होगा भी तो शायद किसी अलमारी में पड़ा होगा जो कई दिनों से बीमारी की हालत में इस्तेमाल नहीं किया होगा। वो शख्स तो बेचारा मोबाइल फ़ोन ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना उसके हाथ पांव काम करते हैं कि मोबाइल को चार्ज कर सके। बीवी उसकी मर गई और वो किसी को बुला नहीं सकता। अब पड़ोसियों ने बताया कि 10-15 दिन पहले से इसकी पत्नी का पता चला था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दवा वगैरह लेके आई थी और उसके बाद हमने देखा नहीं किसी ने। तो कितने दिनों से वो अकेली औरत, जिसने अपने पति का भी ख्याल रखना है, जो एक किस्म से अपाहज है, और वो खुद अपना इलाज नहीं करवा सकी और एक दिन अचानक मर जाती है। कब मरी वो तो अभी पोस्टमार्टम आज होना है या कल होगा, उसमें मालूम पड़ेगा कितने दिन पहले उसकी ये ट्रैजिक दुखद मौत होती। अब पुलिस ने जब लोगों को पूछा कि आपका कोई इंटरनल केयर सिस्टम है कि नहीं है, आप एक जगह एक ही बिल्डिंग में रहते हो, आपके सेक्रेटरी चेयरमैन हैं जो पूरी सोसाइटी के जिम्मेदार अहदेदार हैं, कभी आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, पूछते नहीं कि आप कैसे हो, ठीक हो? जब इतने दिनों से नज़र नहीं आ रहे, आपने किसी ने कोशिश की देखने की कि ये बुज़ुर्ग मियाँ बीवी का क्या हाल है, बाहर क्यों नहीं निकल रहे? आपको होश तब आया जब आपको स्मेल आने लगी, जब वो बीमारी से तड़प रहे थे, अंदर दवा की मांग कर रहे होंगे, उनकी आवाज़ किसी को नहीं आपको सुनी, ना आपने दरवाज़ा खटखटा के पूछने की कोशिश क्यों नहीं की? किसी के पास कोई जवाब नहीं। खैर वो पंचनामा कंप्लीट हुआ। कुछ घर में जो कागज पत्तर थे वहाँ से पता चला कि उनकी वो बेटी, उनके नाम हैं सब मेरे पास, फोटोग्राफ भी है घर की, सब कुछ है, लेकिन वो दिखाने को दिल नहीं करता। तो वो लड़की उनकी शादी करवा के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली जाती है और बहुत दूर है। एक दो औरतों ने जो अच्छे समय में उस मृत औरत से बातचीत करती थी, उन्होंने बताया कि हम उनको कई बार पूछते थे पहले कि आपकी बेटी कभी आती नहीं, उसको बोलो आपको कोई नौकर वगैरह घर में रखते।
कोई आपको केयर टेकर कोई रख दे, आपकी इतनी उम्र हो गई, तो वो कहते थे हम अपनी बेटी को तंग करना नहीं चाहते। वो कभी पूछती भी है हमारा हालचाल तो हम कहते हैं ठीक है। बेटा होता तो और बात थी, लेकिन हम बेटी को तकलीफ़ नहीं देना चाहते। वो अपने पति के साथ बच्चों के साथ इतनी दूर रहती है, आने जाने का लाखों खर्च हो जाएगा, और वो फ्लैट की कीमत 2.5-3 करोड़ रुपए का फ्लैट है। अगर बच्चे आपके बुजुर्गों के खुद आपको अपने साथ नहीं रख सकते तो आपकी देख रेख का ख्याल तो कर सकते हैं। वो फ्लैट बेच के उसका पैसा जो आता था उसमें से एक छोटा घर लेके जिसकी साफ सफाई अच्छी तरह हो सके उसी एरिया में ले लेते। 2.5-3 करोड़ का फ्लैट बेच के 1-1.5 करोड़ का खरीद लेते, 1.5 करोड़ रुपया उनके बैंक खाते में डाल देते। हर महीने उनको जितना इंटरेस्ट आता है उससे वो 1 नहीं 2 नहीं 3-3 नौकर रख सकते थे। घर में केयर टेकर रख लेते, एक खाना बनाने वाला रख लेते, साफ सफाई करने वाला रख लेते, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम अपने कामों में इतने उलझ जाते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि माता पिता बुजुर्गों का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। और कुछ हमारे संस्कार ऐसे हैं कि बेटी को तंग नहीं करना, बेटी के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। पुराने लोग 70-75 साल उम्र हो जाती है तो वो उनके जो पुराने जो रीति रिवाज, सोचने का तरीका, समाज में रहने का ढंग, वो कुछ और किस्म का हो जाता है। और फिर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी कर लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो आखिरी दिन है, मारी जाएंगे और क्या होगा। लेकिन जो उस ऑफिसर ने मुझे बता रहा था जब शाम को, कि जब वो मैं उस बुज़ुर्ग आदमी के होंठ हिलते देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है, वो बोल नहीं सकता। अब उस आदमी के दिल में कितना दर्द होगा, क्या बताना चाहता होगा कि उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार बीवी कैसे मरी होगी। अब उसका दर्द कौन बयान करेगा? लिख वो नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता। कमाल है हमारा समाज। किसी अड़ोसी पड़ोसी को उसकी यह हालत कई महीनों से है, किसी को इतना दर्द नहीं आया, इतना दिल में नहीं आया कि किसी ओल्ड एज होम या वहाँ पे केयर टेकर की एसोसिएशंस हैं, लोकल पुलिस स्टेशन भी आपकी हेल्प करता है बुज़ुर्गों की, सीनियर सिटीज़न हेल्पलाइन है। अगर आपको कोई देखने वाला नहीं है, मुंबई की पुलिस इस मामले में बहुत ख्याल करती है। वैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, NGOs हैं, सरकार की संस्थाएं भी हैं जो इस किस्म के बेसहारा लोगों की हेल्प करते हैं। किसी ने कोई कोशिश नहीं की। एक उस हेल्पलाइन पे फ़ोन भी कोई आदमी कर देता, उनके वॉलंटियर आते थे, उनकी हालत देखते थे, उनका कुछ ख्याल रखने का बंदोबस्त हो सकता था, उनकी बेटी से राब्ता कायम किया जा सकता था। हो सकता है बेटी को पता ही ना हो कि उसके माता पिता की ये हालत है। तो दोस्तों, ये आज का एपिसोड बनाने का मेरा मकसद यही था कि वो लोग, वो माता पिता जो हमें पाल उसके इतना बड़ा करते हैं, पूरा सैक्रिफाइस करते हैं लाइफ में, जब उनकी देख रेख करने का समय आता है तो हम कहीं दूर चले जाते हैं। और जो हमारे आस पास में रहने वाले लोग, हमारे पड़ोसी, वो हमसे भी दूर चले जाते हैं। समाज की जो तनियाँ हैं, जो लिंकेजेस हैं, वो टूटती जा रही हैं।
रिश्तों का खून हो रहा है। कोई दया, कोई केयर करना, किसी का ख्याल रखना, वो जो संस्कार हमें दिया करते थे बुजुर्ग, वो आजकल शायद सोसाइटी से गुम होते जा रहे हैं। और अब पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो उस बुजुर्ग का इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने 2 कांस्टेबल्स की ड्यूटी लगाई है कि तुम हर 4-5 घंटे के बाद हॉस्पिटल में जाके उस बुजुर्ग का हालचाल देख के आया करो। और एक जो मैंने कहा, उस सब इंस्पेक्टर ने 15 दिन की छुट्टी ले रखी है। 2-4 दिन में ये पूरा केस थोड़ा देख के अपनी रिपोर्ट वगैरह बना के वो 2 हफ्ते की छुट्टी लेके गाँव जा रहा है, क्योंकि उसके माता पिता गांव में रहते हैं। हालांकि उसकी रोज़ बात होती है माता पिता से, उसके गांव के लोग सब उसके रिश्तेदार हैं, लेकिन अब उनसे मैं जा रहा हूँ, मैं देख के आना चाहता हूँ कि वो किस हालत में रहते हैं। अकेले रहते हैं, मैं भी अकेला बेटा हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है। उस पुलिस वाले के ऊपर इतना असर हुआ ये देख के, और वो पड़ोसी ये सब देख के जब पुलिस वाला उनसे सवाल जवाब कर, उनको अजीब लग रहा था कि पहली बार देखा एक पुलिस वाला इतनी ईमानदारी से ह्यूमैनिटी की, रिश्तों की, प्यार की, मोहब्बत की बात कर रहा है। नहीं तो पुलिस वाले आते हैं, अपना काम किया, चलो भाग जाते हैं जल्दी जल्दी। ख़ास तौर पे ऐसे माहौल में जहाँ इतनी बदबू आ रही हो, स्मेल आ रही हो, और वो आदमी बैठ के वहाँ लोगों से बात कर रहा है और रो रहा है। सो दोस्तों, कोशिश करना इस आज के एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, और इस घटना से कुछ सबक सीखने की कोशिश करना। क्राइम की सीरीज चलती रहेंगी। आज मैं आपको और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला था अंडरवर्ल्ड की, लेकिन जब मेरी इस ऑफिसर से बात हुई तो मुझे अपने आप को रिकंसाइल करने में, रिकम्पोज करने में 2 घंटे लगे। मैंने जो रिकॉर्डिंग 6 बजे करनी थी, मैं 8 बजे कर रहा हूँ। दिल नहीं हो रहा था, आज मैं कुछ भी नहीं करना चाहता था। मैं एपिसोड बनाना नहीं चाहता था, लेकिन वो 2 बुजुर्ग जिनको मैंने कभी देखा नहीं, उनकी एक अजीब सी एक शक्ल मेरे सामने आ रही है, जो मेरी मरी हुई माँ जैसी वो औरत लगती है, और मेरे मर चुके बाप जैसी उस बुज़ुर्ग की शक्ल मेरी आँखों के सामने घूम रही है, मेरे दिलो दिमाग में है। इसके लिए मैंने बहुत हिम्मत करके अपने आप को हौसला दे के ये एपिसोड बनाने की कोशिश की है। तो कल उसी किस्म की ज़िंदगी पुरानी चलती रहेगी, नई बातें लेके फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।